बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज हमारे साथ करने के लिए तैयार हैं एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ट्यूसडे कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, उसमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मुझे लगता है ट्यूसडे बड़ा मुश्किल दिन होता है। आई डोंट नो व्हाई। हर वर्किंग डे अच्छा नहीं होता वैसे एग्जैक्टली। अच्छा, आज सुबह सुबह इमरान वाज लाइक कि हमारी ज़िंदगी बड़ी मोनोटनस नहीं हो गई, एंड आई अग्री सो रहा है कि हमारी ज़िंदगी सबकी, हम अपनी बात नहीं करें, कहीं ना कहीं जाके आपको कुछ अरसे बाद रियलाइजेशन होता है कि इतनी मोनोटनी हो गई आपकी लाइफ में। आपको कुछ चेंज चाहिए, आपको कुछ थ्रिल चाहिए, कुछ एडवेंचर चाहिए। दो कि हमारे मुल्क में सियासी थ्रिल एडवेंचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उससे भी तंग हो गए। एडवेंचर की वजह से हमारी लाइफ में बहुत एडवेंचर, लाइफ में कुछ ऐसा हेल्दी नहीं है जो हम करें, बस घड़ी की एक टिक टिक है। और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर हमारी जिंदगी में कभी कभार इतनी मोनोटनेस आ जाती है जिसका शिकार हो जाते हैं, और फिर इजहार आपसे इसलिए करते हैं बिकॉज़ वी लाइक अ फैमिली, मुलाकात डेली होती है, तो बंदा इज़हार ख्याल कर लेता है। तो उन लोगों के बारे में सोचे जिनकी जिंदगी में वाकई कुछ नहीं है। क्लरिकल जॉब्स और सुबह जाना एंड आना, 9 to 5 की जॉब्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट ऑफ अस। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जो लाइफ में, जिस तरह से इमरान बात करें कि एक बिल्कुल ही जो के लिए मोनोटनी है, और हम उसको ब्रेक करने की भी कोशिश नहीं करते क्योंकि हमें इतनी कोशिश नहीं करते बड़ा हम। हाँ, क्योंकि हम उसमें इतने अपने इर्द गिर्द चीजों में उलझे हुए होते हैं कि हम कोशिश भी करें तो नहीं हो पाता। हम उसमें कंफर्टेबल हैं। एक्चुअली हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है, वी बीइंग लेजी, हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे होते। अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाए, थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके सोचें, थोड़ा सा अपने लिए कोशिश करें, तो आपको बेहतर महसूस होता है। लेकिन इमरान, उसमें स्टेबिलिटी हर तरह से होना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी फाइनेंशियली खास तौर पे, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आए जब महीने के 25-25, 30-30 हज़ार रुपए बिजली के बिल आए और उस पर बिजली भी ना आए, बिल आए और साथ बिजली भी आए, तो फिर समझ आती है। कल मेरी अम्मी ने बड़ा अच्छा सवाल किया, उन्होंने कहा ये पिछले महीने भी थोड़ी लोड शेडिंग कम थी तो बिल इतना ही था, इस दफा बहुत लोड शेडिंग है तो बिल इतना ही है। तो मैंने कहा दैट्स व्हाट यू कॉल स्पीड। स्पीड, बहुत ही स्पीड चल रही है भाई इस वक्त तो हमारी, और कुछ समझ नहीं आ रही। महंगाई है, लोड शेडिंग है, ओवरऑल सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल। लेकिन स्टिल वी होप कि हम पाकिस्तानी होने के नाते हम ढीठ हो गए। वैसे हुकूमत ने ये कहा है कि जल्द लोड शेडिंग जो है ये 3 घंटे पे ले आएंगे। शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा 30 जून से 2 घंटे से भी कम कर देंगे। लेकिन उससे पहले खाकान अब्बासी साहब स्टेटमेंट दे चुके हैं कि या लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें या जो पैसे हमारे डॉलर्स हैं उनको थोड़ा सा बढ़ने दें। तो इससे साबित हुआ कि हुकूमत शायद डॉलर बचा रही है, तेल ना खरीद के, बिजली ना बना के, और इसका इल्जाम है एज यूजुअल पिछली हुकूमत। ट्रस्ट मी, हमारे बर्दाश्त की हद भी अब खत्म हो गई है, वाकई खत्म हो गई है। प्राइम मिनिस्टर ने 2 घंटे कहा था, शायद खाकान अब्बासी साहब 3 घंटे कह रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। चले जनाब आगे बढ़ते हैं, शो में बहुत आगे बहुत कुछ यही डिस्कस करना है। आपको आगाज में बताते हैं आज की हेडलाइंस। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिले तकसीम, पाकिस्तान अपने स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का सियासतदानों को बेबुनियाद और गैर जरूरी बयानात से गुरेज का मशवरा। भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा, बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर पाकिस्तान का भी शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और आलमी बरादरी से भारत में खतरनाक हद तक बढ़ते इस्लामोफोबिया का नोटिस लेने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म का 2 घंटों में लोड शेडिंग खत्म करने का नोटिस बेसूद, तारीखी शॉर्टफॉल से मुल्क में बिजली का बहरान संगीन हो गया। हुकूमत का आज से लोड शेडिंग का दौरानिया कम होकर 3.5 घंटे होने का दावा। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफों का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली सारा दिन रात तकते रह गए, कोई भी रुकने असम्बली अपने इस्तीफे की तस्दीक के लिए पेश न हुआ। राजा परवेज अशरफ आज फिर PTI अरकान का इंतजार करेंगे। और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पहलवान इनाम बट होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। ये रोजाना बड़ी कहती हैं तो मुझे बुरी साउंड भी होने लगता है कभी कभी। कह भी दे तो कोई मसला नहीं है कभी। आप हाँ, बुरी खबर, वैसे वाकई शुड चेंज इट टू बुरी खबर। शदीद माशी सियासी पार्लिमानी बहरान अभी मौजूद है, और इन मुश्किलात से निकलने के लिए वज़ीर आज़म ने एक अच्छी ऑफर दी, ग्रैंड डायलॉग की पेशकश उन्होंने की। तहरीक इंसाफ ने, हमने कल भी इस पर बात की थी, इसको सियासी शोशा करार दिया। दे सेड वी डोंट ट्रस्ट दिस गवर्नमेंट। इसके बाद वज़ीर आज़म का ये जो डायलॉग की तजवीज़ है, ये जो नज़रिया है उनका कि ये होना चाहिए, ये दम तोड़ती नजर आती है। और ग्रैंड डायलॉग पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम इत्तेहादी शेख रशीद साहब, उन्होंने ज़रा अपना इजहार ख्याल किया, सुनिए।
ग्रैंड इत्तेहाद बनाए, 13 तो पहले ही हैं, और कितने ग्रैंड इत्तेहाद बनाने हैं। और जो आप गैस, बिजली, चीनी और जो आप पेट्रोल पे कर रहे हैं, आपके साथ वो होना है कि आप याद रखेंगे 13 के ग्रैंड अलायंस पे भी आप मुतमिन नहीं हैं। आप तैयारी करें, सामान पैक करें, आपने घर जाना है और इलेक्शन हो। इसी साल में हर सूरत में इलेक्शन देख रहा हूँ और इस हुकूमत ने जाना ही जाना है। हुकूमत ने जाने ही जाने जनाब, वो जाए ना जाए, इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो गए 13 दिन के बाद, और लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक जो आइंदा लाया अमल है वो देने की बजाय पीटीआई की हिकमत अमली कुछ तब्दील होती नजर आ रही है। बज़ाहिर तौर पर फौरी लॉन्ग मार्च का फैसला मौखिर किया जा रहा है और महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करने का फैसला भी सामने आ रहा है। इतलात ये भी है कि जी बजट के बाद 15 जून को साबिक वजीर आजम इमरान खान आइंदा का लाहेअमल देने का ऐलान करेंगे, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून मलिक रियाज और उनकी जो बेटी की मुबैना लीक ऑडियो है उसको लेकर इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद के नश्तर चला रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मरीम नवाज साहिबा ने साबिक वजीर आजम को आड़े हाथों लिया और क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो ना, जिसको कुर्सी की इतनी तलब ना हो, वो चुप करके साइड पे हो जाए, वो कहे कि मैंने इतनी तबाही कर दी है पाकिस्तान की। तो अब कोई हुकूमत आ गई है, शहबाज शरीफ जैसा वज़ीर आज़म, मेहनती वज़ीर आज़म, काबिल वज़ीर आज़म आ गया, तो मैं इसको पाकिस्तान के लिए मौका दूँ, मैं अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद कर लूँ, अपनी कुर्सी की जो हवस है वो थोड़ी देर के लिए मैं साइड पे रख दूँ। क्या कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने इस्लामाबाद को कुर्सी की मोहब्बत में आग लगा दी, दरख्त जला दिए हों, मुल्क की प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी जला दी हो? ये किस किस्म की मोहब्बत है पाकिस्तान से, किस किस्म की पाकिस्तानियत है? फिर आपकी पाकिस्तानियत के ऊपर सवाल खड़े होंगे। यानी मतलब यहाँ पे सबको फर्स्ट आना है, किसी ने पॉइंट स्कोरिंग का मौका हाथ से नहीं जाने देना। एक तरफ इमरान खान साहब है, दूसरी तरफ मरीम नवाज साहिब है, को समझ नहीं आ रही चाह क्या रहे हैं लोग, कुछ भी बोल। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल क्रिटिसिज्म, थोड़ा सा आगे लगा लें। खैर, पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की तस्दीक का अमल भी शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज उड़ीकते रहे स्पीकर, देखते रहे राहें मुख्तलिफ पीटीआई अरकान असम्बली की, लेकिन वो आए नहीं। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब आज भी इंतजार करेंगे कि कोई रुक ना जाए और वो इस्तीफे जो बड़ी उन्होंने जोश के साथ दिए तो उसको कबूल कर ले, करवा दे, मान ले कि हमने दिए हैं। ये मामला भी अब शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस सारी सूरत हाल पर अतर काज़मी से बात करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे पूछते हैं, और इस्लामाबाद में भी हैं, तो उनसे ज़रा राय लेते हैं कि वो सूरत हाल को। अच्छा, आज हमें बताया जा रहा है कि अतर साहब यूके में मौजूद है। चलें, लंदन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। अतर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। मैंने गलत तो नहीं कहा कि लंदन भी पाकिस्तान की सियासत में उतना ही अहम है जितना इस्लामाबाद? जी जी, आपने देखा जो ही शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो पहले उन्होंने लंदन की यात्रा की, तो मैं भी यही देखने आया हूँ कि इधर कौन सी ऐसी बात है कि यहाँ पे आना जरूरी है। तो मैंने कहा मैं शायद यहाँ पे आऊँ तो मुझे भी हालात समझ आए। अच्छा, चले, दूसरा आपको फायदा ये भी कि आप गर्म मौसम से भी थोड़ा बचे होंगे, जो पाकिस्तान में इस वक्त एक हीट वेव चल रही है। अच्छा अतर, ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर ज़रा अपनी राय दीजिए। ख़ास तौर पर सबसे पहले चले ये जो इस्तीफ़ों का मामला है इस पर बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुकी है, तो एक कानूनी प्रोसीजर है उससे क्यों नहीं गुजरते? क्या ये वही रिपीट हो रही है फिल्म 2014 के धरने वाली के इस्तीफे दे दिए, फिर सोचा नहीं, गलत दे दिए, बैठेंगे असेंबली में, और अब भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, ऐसा लगता है? देखिए, जो मेरी पीटीआई लीडरशिप से बातचीत हुई है वो तो बार बार ये कहते हैं कि किसी सूरत में हमने कौमी असेंबली के अंदर वापस नहीं जाना, और वो ये कहते हैं जब हमने इस्तीफे दिए थे तो उस वक्त के जो स्पीकर थे, जो उस वक्त हाउस के कस्टोडियन थे, उन्होंने रूलिंग भी दे दी, उन्होंने उसी वक्त कह भी दिया कि इस्तीफे मंजूर हो गए हैं, तो अब इसकी एक्सरसाइज की कोई फायदा नहीं है वापस वहां पे जाने का। जो कौमी असेंबली के स्पीकर हैं वो भेज दें इलेक्शन कमीशन को ताकि सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो कहती है नहीं, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि आप आए और फर्दन तस्दीक करें। ऑब्वियसली दोनों तरफ से सियासत की जा रही है, लेकिन अगर एक मेंबर है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स कहता है कि मैं इस्तीफा दे दी और मैं नहीं आऊंगा, तो फिर आप वेट तो नहीं करेंगे ना उसका क्या हो, तस्दीक करो। ऑब्वियसली अगर किसी ने तस्दीक करवानी हो तो खुद आके बता दे कि मैंने नहीं दिया, तो ये तो क्लियर है कि लोग इस्तीफे देके चले गए इसलिए घर बैठे में, अदरवाइज वो ऐवान में आते। तो ये उसके बावजूद इस्तीफों को ना मंजूर करना, मेरे ख्याल में लगता ये है कि हुकूमत की भी स्ट्रेटजी ये है कि जितना लंबा इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, अदरवाइज फिर उनको बाय इलेक्शन वगैरह करवाने पड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को भी और आपको और मुझे भी पता है ना कि कानूनी तरीकाकार है असेंबली से मुस्ताफी होने का, जब तक वो बिलवास्ता मुलाकात के अंदर इस बात का इकरार ना किया जाए कि वो मुस्ताफी हो रहे हैं, उस वक्त इस्तीफा नहीं होता है। तो उस कानून को तो बहरहाल फॉलो करना पड़ेगा, और अगर असेंबली छोड़नी है तो फिर ऐसे तो इस्तीफे नहीं होंगे।
जी, जिस तरह मैंने कहा कि वो तहरीक इंसाफ का आपने भी सुना होगा, गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया कि हम उस वक्त के जो स्पीकर थे हमने उनको इस्तीफे दिए थे और उन्होंने मंजूर कर लिए। तो अब ये जो स्पीकर आए हैं इनसे तो पहले ये कार्रवाई हो चुकी है, तो वो उनका ये मौकिफ है। लेकिन ऑब्वियसली दूसरी तरफ हुकूमत का जो मौकिफ है वो भी हमारे सामने है। अब इसके अंदर क्या आईनी पेचीदगियां हैं वो तो आईनी माहिरीन ही जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि इस्तीफों का मामला, इस्तीफों से ज्यादा इसके ऊपर सियासत हो रही है दोनों तरफ से। ठीक हो गया। अच्छा काज़मी साहब, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो मुल्की मसाइल है उनके हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की पेशकश की थी, जो बज़ाहिर तौर पे तो तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दी है। अब ओवरऑल सिचुएशन आप इस स्टैंड को किस तरह से देखते हैं? दूसरी जानिब जो लॉन्ग मार्च का फैसला है, अब उसको एहतजाज के हवाले से पूरे मुल्की एहतजाज का जो ऐलान किया उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक ग्रैंड अलायंस का ताल्लुक है, पहले ही एक बड़ा अलायंस बना हुआ है और तकरीबन मुल्क की सारी सियासी जमातें, एक आधी जमात को छोड़ के सारी सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि कोई एक जमात मसाइल का हल नहीं निकाल सकती, लेकिन अभी तो देखें तमाम बड़ी जमातें हुकूमत के अंदर हैं। तो इसके बावजूद फिर वो किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं? एक तरफ ये कहा जाता है कि इस वक्त जिस मुश्किलात का हम शिकार हैं, और आपने भी सुना मरियम बीबी के आपने क्लिप भी चलाया, वो भी ये कह रही है कि नाहल शख्स हुकूमत इस मुल्क के साथ जो करके गया है तो अब उसको आराम से घर बैठ जाना चाहिए। तो फिर उससे बातचीत करने की क्या जरूरत है? आप सारी जमातें वैसे ही इकट्ठी हैं, आप निकालें हल, उसको छोड़ें। तो मेरे ख्याल में ये एक बिल्कुल सियासी, उससे ज्यादा पॉइंट स्कोरिंग से और कोई चीज नहीं है। आपको पता है कोई भी कसर उठा नहीं रखता, वो तो तहरीक इंसाफ से भी हमें डाकू के अलावा कोई आवाज नहीं आती। फिर मरियम साहिबा ने भी जो बात की, आप ठीक कह रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा। तो इसी का तो हर डायलॉग है। मुझे याद है जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने तब भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की एक पेशकश की थी। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हुकूमत ने तब भी नहीं माना था। अब इमरान खान साहब अपोजिशन में है या हुकूमत में नहीं है, इमरान खान साहब तब भी नहीं मान रहे। तो इमरान खान साहब जरूरी नहीं समझते उनके साथ, यानी कि अपोजिशन के साथ या मौजूदा हुकूमत के साथ बैठ के बात करना, या फिर उनके लिए इकोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, मुज़ाकरात होते हैं सियासी जमातों के साथ, ये 2-3 खानदानों की गुलामी जरूरी है। मतलब आप देख लें, जब हुकूमत आई है, शहबाज जो है वो वजीर आजम है, हमजा जो है वजीर आला है, बिलावल जो है वो वजीर खारजा हैं। तो ये सियासी जमातें तो है नहीं, ये खानदानी कंपनियां, इनसे बातचीत किस चीज की हो? लेकिन रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन से, वोट मिलते हैं इनको, जो मिलते रहे वोट। यही तो इस मुल्क की जो प्रॉब्लम्स है ना, उनके जिम्मेदार ये लोग हैं। और फिर ये कहते हैं हमसे बात करो और हम तुम्हें हल बताएंगे। हल क्या बताएंगे? कि हमारी हुकूमत चलने दो। तो ये मेरे ख्याल में इनसे बात करना तो बेसुध है। और इमरान खान का एक ये बयानिया है, कोई उससे इत्तेफाक करे या कौन सी ताकत है फिर इमरान खान जिससे बात करना पसंद करेंगे इस मामले में? नहीं, ये तो इमरान खान को ही पता होगा किससे बात करेंगे। मेरी जाती राय है कि ये लोग तो प्रॉब्लम की जड़ हैं। इन लोगों ने तो इस मुल्क को तो इस दहाने पे पहुंचाया, तो इनसे बात करने के मुताबिक तो यही है कि आप जो शख्स आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आप उसी से मशवरा लें कि जनाब हम चीजों को ठीक किस तरह करें। ये तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार हैं, इनसे बातचीत करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। इनके पास हल होता तो ये सारी जमातें इकट्ठी हैं, ये हल निकालें। एक शख्स से क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त एक जो कॉमन सेंटिमेंट आम आदमी का अंदर पाया जाता है, आप भी चूंकि सहाफी है तो आपको मालूम है और आप देखते भी होंगे, बात भी होती होगी, इनफेक्ट हम खुद भी चूंकि सोसाइटी के असर हम उससे इफेक्ट होते हैं, वो मजमूई तौर पे हमारे सियासतदानों का रवैया है टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम्स। सब अपनी पॉलिटिक्स तो करते हैं, एक दूसरे पे तनकीद तो करते हैं, लेकिन अवाम के मसाइल जूं कि तू अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं। तो मैं अगर आपसे बतौर तजियाकार ये पूछूं कि फिर इस मसले का हल क्या है, कैसे हम निकलें सूरत हाल से? हुकूमत ने अपोजिशन को नहीं मानना, अपोजिशन ने हुकूमत को नहीं मानना, कोई बातचीत नहीं होनी, और ये बातचीत नहीं होनी जैसी सूरत हाल नजर आ रही है। तो फिर अवाम के लिए हल क्या है इसका? अवाम तो बहुत ही परेशान हो गए अब आके। देखिए, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसका हल ये है कि अवाम जो है वो सेंटर ऑफ पावर हो, वो डिसाइड करें कि कौन हमारे मसाइल का हल निकालेगा। यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो भी आपको पता है किस तरीके से होते हैं। यहाँ पे जिस तरह हुकूमतें गिराई जाती हैं, चंद लोगों की मंशा के ऊपर हुकूमत गिरा दी जाती है। जब अवाम के हाथ में पावर होगी, जब अवाम अपनी तकदीर का फैसला करेंगे, तो तब जाके चीजें तब्दील होंगी। दूसरी बात यह है कि आप ये देख लें कि जो भी सियासी जमातें, उनका अपना एक सियासी
सियासी मंशूर है, उनका एक सियासी नजरिया है। इस वक्त हुकूमत के अंदर जो जमातें हैं, हर किसी का अपना अपना अलग-अलग सियासी नजरिया और मंशूर है। अगर वो एक दूसरे के साथ आप मिलाएं तो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे की जिद है। आप JUIF को देख लें, दूसरी तरफ आप पीपल्स पार्टी या ANP को देख लें, लेकिन उसके बावजूद वो सारे इकट्ठे हुए हैं और इनको पता है कि ये अगले 300 साल भी इकट्ठे रहेंगे तो अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकेंगे। इकट्ठे फिर क्यों हुए? अवाम के लिए तो नहीं हुए, इकट्ठे इसलिए हुए कि अपने इक़्तिदार के लिए इकट्ठे हुए। तो जब तक अवाम के मफादात को सामने नहीं रखा जाएगा तो अवाम के मफादात तो हल नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो मौजूदा सिस्टम है इसके अंदर अवाम जो है वो सेंटर ऑफ पावर है। जब तक अवाम सेंटर ऑफ पावर नहीं होंगे, अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। अवाम सेंटर ऑफ पावर नहीं होंगे तब तक मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। लेकिन फिलहाल अतर आपके सामने हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन है, जितने चैलेंजेस से हमारी मुल्क गुजर रहा है, स्पेसिफिकली अगर हम इस एक स्पेसिफिक क्लास की बात करें, मेरे ख्याल से अब तो हर क्लास है जो इस चीज़ से, इस महंगाई से इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर। अब हुकूमत के लिए इत्सल्फ ये बहुत चैलेंजिंग है, ऊपर से इलेक्शन ना होना, पावर में किसी को लाना, अपनी जो कह ले आपने खुद कहा कि आवाम के लिए पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, उनको ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने लिए चॉइस करें। तो अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल में इकॉनमी की जो सूरत हाल है इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र पब्लिक कर रही है, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? हुकूमत के लिए बहुत चैलेंजिंग है ऑब्वियसली, और ऊपर से ऑपोजिशन में इमरान खान साहब है। देखिए, इसका सोल्यूशन तो वो लोग जो हुकूमत में है उन्होंने हमें देना था और वो हमें 3 साल से बता भी रहे थे। वो कह रहे थे कि जो ही हम हुकूमत में आएंगे हम चीजों को सस्ता कर देंगे, हम बिजली की कीमत कम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए हैं तो बिल्कुल उसके बरअक्स चीजें हो रही हैं। इसका एक थोड़ा सा जो सोल्यूशन निकाला जा सकता है, जो इशराफिया की मरात है, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 अरब डॉलर के करीब इशराफिया मरात लेता है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, जिसमें आपके सियासतदान भी शामिल है। तो उन मरात को तो कम किया जाए, बिल्कुल खत्म किया जाना चाहिए जी, कम क्या किया जाना चाहिए। अच्छा अतर, फाइनली बिल्कुल आई हैव जस्ट फ्यू सेकंड्स, लॉन्ग मार्च होगा? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल स्ट्रेटजी चेंज हुई है, बजट के बाद शायद उसका ऐलान किया जाए। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और मौजूद पे हमसे बात की। अतर काज़मी सीनियर सहाफ़ी अपनी राय का इजहार कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। और ब्रेक बिस्मा मारूफ और तुबा हसन के लिए बेस्ट ऑफ लक, और फिर हम आपको बताएंगे किसको सिलेक्ट किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पहलवान, जिनकी बारे में खबर भी हमने आपको इनफैक्ट ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, आपको याद होगा, इनाम भट्ट साहब के बारे में। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की में होने वाली, बल्कि तुर्किया अब तो हो गया है, उसमें होने वाली वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में वो कामयाब रहे थे। के कॉमनवेल्थ गेम्स में वो अच्छा परफॉर्म करे। इनाम से हम बात कर लेते हैं, और इतनी अच्छी इन्होंने अचीवमेंट ली है तो हम इनसे बात ना करिए तो ज़्यादती वाली बात है। इनाम भट्ट हमारे साथ मौजूद है। इनाम, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया, और बहुत बहुत मुबारकबाद इस मेडल के लिए। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर दिस ब्यूटीफुल शो। बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आप पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और फिर आप अपने मुल्क का परचम जो है वो सारी दुनिया में बुलंद करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा और पाकिस्तान के लिए मेडल दिया। तो वो पंजाबी में कहते की हो गया सी, मतलब अजरबैजान के पहलवान ने ऐसा क्या कर दिया? बताओ, शिकस्त तो दो जब लोग लड़ते हैं तो एक के हिस्से में आती है, और असल बात तो ये कि मुकाबला शर्त होती है और आपने मुकाबला तो खूब किया, लेकिन टाइटल की चूंकि बात है तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपने बाद में एनालाइज किया कि यहाँ पे मुझसे गलती हुई, मैं ये मुकाबला जीत सकता था? जी बिल्कुल, आप ये देखिए कि सबसे पहले तो ये एक वर्ल्ड का इवेंट था जिसमें तमाम खिलाड़ी जो है वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड के टॉप एथलीट है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सेमीफाइनल में जाने से पहले मैंने 3 फाइटें विन की थी, जो कि बहुत ज्यादा मेरे टफ कंपीटर थे, जिसमें तुर्किया के खिलाड़ी को हराया, जॉर्जिया के खिलाड़ी को हराया, यूएसए के खिलाड़ी को हराया। और उसी ही दिन मेरा जो है चौथा मुकाबला भी था, और वो मेरा अजरबैजान के खिलाड़ी के साथ था। वो भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ, 2-2 पॉइंट हमारे बराबर थे। तो हमारी गेम में ये होता है कि जिस खिलाड़ी का लास्ट वाला पॉइंट होता है वो विनर होता है। तो हम दोनों पहलवान खेल रहे थे और बड़ा जबरदस्त हमारा मुकाबला चल रहा था। तो वो एक ऐसा मोमेंट आया जिसमें हम दोनों का जो है ना वो सर्कल से बाहर हाथ लगा। तो वो रेफरी जो है वो दूसरी तरफ खड़ा था और उसने जज किया कि शायद मेरा जो है वो मैं पहले आउट हो गया हूँ रिंग से, तो इस वजह से उन्होंने उसको पॉइंट दे दिया। हमारे पॉइंट हुए। तो रेसलिंग में ये होता है कि जिसके 2-2 पॉइंट होते हैं तो जो एंड वाला खिलाड़ी होता है उसको विनर करार दिया जाता है। तो ये एक बड़ी टफ
कॉल थी रेफरी की तरफ से, लेकिन हम तमाम जो रेफरीज हैं उनको हमें मान के चलना पड़ता है। और उसके बाद फिर थर्ड पोजीशन के मैच के लिए दोबारा फिर मेरा 5वां मुकाबला तुर्किया के रेसलर के साथ हुआ और जिसको मैंने हराकर पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। जबरदस्त जबरदस्त। इनाम, वैसे तो हमें पता है कि आपका जर्नी बहुत चैलेंजिंग रहा है, आपने अपने ओन पे भी बहुत सारे कंपटीशन में हिस्सा लिया और आपके किसी एडवेंचर से कम नहीं है, लेकिन स्टिल हम चाहेंगे कि अभी तक आपका जो जर्नी है, आपको लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें आपको सपोर्ट चाहिए थी वो अब आपको मिल रही है और आप अपने जो इस स्पोर्ट के अंदर एक्सेल कर रहे हैं उस तरह से? देखें जी, जर्नी तो बिल्कुल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है और जब स्पेशली आप पाकिस्तान से होते हैं, फिर आप ऐसी गेम से होते हैं जिसकी तरफ इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। तो बहुत सारे इवेंट और बहुत सारे मामला ऐसे आते हैं जहां पर आप समझते हैं कि आपको गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि गिव अप आप किसी सूरत में नहीं कर सकते। आपको जैसे भी हालात हो उनको लेके चलना पड़ता है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे कैंप वगैरह लगाता है, इसके अलावा पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। उनकी तरफ से हमेशा हमें कहीं ना कहीं से एफर्ट होती रहती है। इसके अलावा पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा टॉप सिटी मैनेजमेंट का कि वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे भी हालात हों आपको सपोर्ट मिलती रहती है अगर आप अपनी एफर्ट को जारी रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एफर्ट जारी है, अब हमारे साथ सपोर्ट भी बहुत सारी आ गई है। तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि हमने जितने मेडल जीते हैं आने वाले जो इवेंट है उनमें भी मजीद मेडल। नहीं, बहुत अच्छा है। जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो भी बड़ी कंपनीज हैं, उनको अगर वो एक एक एथलीट को भी ओन कर लें और उनको सपोर्ट करना शुरू करते हैं जो उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, लेकिन उस एथलीट के लिए और पाकिस्तान के लिए बड़ा मैटर करता है नाम, तो उसमें कोई शक नहीं, बड़ा जरूरी है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे आपकी गेम के हवाले से, आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी तो ये है कि आप एक ऐसी गेम में पाकिस्तान का नाम ऊपर लेके आ रहे हैं जो आमतौर पे मेन स्ट्रीम गेम नहीं समझी जाती, उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन आप उसमें भी पाकिस्तान को मेडल्स दिला रहे हैं। ये जो बीच रेसलिंग है, इसका स्कोप क्या है पाकिस्तान के अंदर? क्या ये कबड्डी से मुख्तलिफ है और क्या ये भी गेम ऑफ पावर है, ताकत का खेल है, या फिर इसमें टेक्निक भी इन्वॉल्व है? थोड़ा इस हवाले से हमें बताइए। इमरान भाई, जो रेसलिंग है ये तमाम गेमों का मिक्सचर है। अच्छा। इसको मैं आपको वन वर्ड में बता देता हूँ। जैसे हमारे ट्रेडिशनल अखाड़े होते थे जो जहाँ पर पहलवान पहलवानी करते थे, तो ये हमारी बिल्कुल सकाफती गेम है। जैसे हम अखाड़ों में जाकर मिट्टी के अखाड़े बने होते थे, मिट्टी को खोदना और उसके ऊपर फिर वो उसको बराबर करना, उसको नरम करके उसके ऊपर कुश्ती करना। तो ये सेम बिल्कुल हमें सरफस बिल्कुल सेम मिल गया है, क्योंकि जब हम मिट्टी को नरम करते हैं तो वो तकरीबन मिलती जुलती हो जाती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये क्योंकि बीच पर समुंदर पर करवाई जाती है, तो हमें ये एज होता है कि हम अपने अखाड़ों से बचपन से हम जो है वो मिट्टी में ट्रेनिंग करते आए हैं। तो ये मिट्टी वाली पहलवानी ही होती है। बस इसके रूल भी बहुत ज्यादा हमारी जो मैट रेसलिंग है उससे मिलते जुलते हैं। एक सर्कल से बाहर निकालना है, आपने आपको पॉइंट मिल जाएगा। अगर पहलवान के कंधे लगा दिए तो उसमें आपको पॉइंट स्कोर हो जाएगा। तो इसमें हमें बहुत ज्यादा एज ये हो जाता है कि हम आते हैं अपनी ग्रास से, अपनी जो ग्रास रूट लेवल पे हम मिट्टी में करते रहे हैं, वहां से अगर हम खेलते हैं तो हमें बहुत स्कोप मिलता है, क्योंकि हम बचपन से वहां पर खेलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो हम इससे भी ज्यादा मेडल ले सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा इनाम, जल्दी से बताएं आगे फ्यूचर का प्लान क्या है आपका? किसको गिराना है अब आपने? जी, फ्यूचर का प्लान बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही हैं, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स आ रही हैं, वर्ल्ड बीच रेसलिंग आ रही हैं, तो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत तैयारी चल रही है। आने वाले 2 से 3 माह में मुझे उम्मीद है कि आपसे 2-3 शो और होंगे जिसमें हम दोबारा। गुड लक। जो सबसे खूबसूरत बात है आपकी, आप जैसे एथलीट्स की वो पॉजिटिविटी है। आप लोग पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और आई थिंक ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बाकी मुकाबला तो आप करते ही हैं। इनाम, थैंक यू वेरी मच। आपने नाम की नाम है पाकिस्तान के लिए, और ऐसे ही पाकिस्तान का नाम सर बुलंद करते रहिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। गुड लक फॉर योर कॉमनवेल्थ गेम्स। इनाम बट हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे फूड सेफ्टी डे के हवाले से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का पर्पस भी यही है कि लोगों में जो मयारी खाना है, महफूज खुराक है, उसके बारे में आगाही दी जाए। और पाकिस्तान समेत अगर बात की जाए, दुनिया भर में महफूज खुराक एक संगीन मसला है। इसी तरह मुज़र सेहत खुराक से इंसानी सेहत को जो दरपेश खतरात हैं, उनकी रोकथाम के लिए इंतजामात करना बहुत ज़रूरी है। और माहिरीन के मुताबिक खुराक की जो मुनासिब तरीके से महफूज
एक्सपोज ना किया जाए तो उसकी इफादियत में तो कमी आती है, लेकिन साथ साथ गैर मयारी खुराक में जो पाए जाने वाले जरासीम हैं वो इसे मुज़र सेहत भी बना देते हैं। और जब इंसान ऐसी डाइट को कंज्यूम करता है तो फिर ऑब्वियसली हमें बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनसे भी गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान में अगर बात करें फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी के हवाले से तो अवेयरनेस ना होने के बराबर है। दुनिया भर में अगर हम बात करें खाने के हवाले से तो हर साल 1.3 अरब टन खाना ज़ाया होता है, और रोज़ाना के हिसाब से अगर हम बात करें तो यौमिया दुनिया में 35 लाख टन से ज़ायद खुराक जो है वो ज़ाया हो रही है। और पाकिस्तान की 58% आबादी आज भी ग़िज़ाई अदम जो कह लें उसका शिकार, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। मुल्क के 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ फेस कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मसाइल हैं और उसके बावजूद 1.3 बिलियन टन्स खाना जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज बीइंग वेस्टेड। डॉक्टर सहला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इसकी इंपॉर्टेंस और ख़ास तौर पे फॉर द कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान इसकी क्या इंपॉर्टेंस है उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर सहल, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बहुत अहम टॉपिक है पाकिस्तान जैसे ममालिक को लेकर, इवन साउथ एशियन कंट्रीज़ को लेकर। सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए अगर मैं आपसे पूछूं इसकी इस दिन की क्या अहमियत है, हमारे लिए ये दिन मनाया जाना और फूड सेफ्टी के बारे में जानना, अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है, तो क्या बताएंगे आप हमें? So good to see you both. Thank you for having me here. मैं तो कहती हूँ कि एक दिन इसकी अवेयरनेस क्यों है? इसकी अवेयरनेस आपके पास क्वार्टरली साल में क्वार्टरली बेसिस पर आपके पास अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए। और अब जिन लोगों को टारगेट करने की ज़रूरत है, ऑल दोज पीपल हु आर रिलेटेड टू मेडिकल हेल्थ एंड फूड साइंसेज, चाहे आपके पास वो बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, फूड एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं, मेडिसिन के स्टूडेंट्स हैं, जिस भी चीज़ के स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम शुड बी टॉट फूड साइंसेज, ऑल ऑफ देम शुड बी टॉट फूड सेफ्टी एंड फूड हैजर्ड्स, ताकि वो लोग आगे मजीद लोगों को एजुकेट कर सकें। और वैसे भी मैं तो हमेशा कहती हूँ कि न्यूट्रिशन, फूड साइंसेज ये एक ऐसी, वी आर व्हाट वी ईट, हम जो खाते हैं हम वही हैं, हमारा जिस्म वही, एंड ऑनेस्टली हमारी जीन्स वही हैं जो हम खाते हैं। अभी मैंने इस पर पिछले दिनों भी बात की थी कि इतनी सारी जो जेनेटिक एनोमलीज, इतने सारे जो लीकी गट के इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि खाना उस सॉइल में रेज हो रहा है जो सॉइल कंटेमिनेटेड है। आप खाना तो अच्छा अपनी तरफ से अच्छा खा लेंगे, आप सब्जी अच्छी ले लेंगे, आप फल अच्छा ले लेंगे, लेकिन जब सॉइल ही कंटेमिनेटेड है जिसमें वो ग्रो कर रहा है तब आप क्या करेंगे? मुझे इतना मतलब अच्छा लगा कि आपने ये स्टंटेड ग्रोथ की बात की है हमारे पास। अगर ओवर दी पैसेज ऑफ ईयर आप लोग ग्राफ देखें, आप लोग स्टैट्स देखें, तो लोगों की हाइट जो है वो मजीद छोटी 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 होती जा रही है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जीन्स में क्योंकि आपके पास हाइट बेसिकली एक जेनेटिक ट्रेट है, वो एनोमलीज हैं जीन्स में, वो रीअरेंजमेंट्स हैं जो हमारी लापरवाहियों की वजह से, हमारी पुअर चॉइसेस ऑफ फूड सिलेक्शन की वजह से, और हमें पता भी नहीं है, मोस्टली ऑर्गेनिक फूड हार्डली कहीं अवेलेबल है, जो खाने हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से। दिस शुड बी टॉक्ड अबाउट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लिटरली मेरा दिल करता है अपनी पूरी जिंदगी इस बात पे वक्त कर दूं लोगों को बताने के लिए कि हर बीमारी का इलाज ग़िज़ा में है, हर बीमारी से आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि खुराक हमारे लिए ऑब्वियसली हर बीमारी का इलाज हमारी डाइट में पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों को फूड स्टोरेज के हवाले से, उसके इस्तेमाल के हवाले से, खाने के अंदर अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखने हैं उस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। और उसकी रीज़न क्या है बेसिकली, और इस अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए आपको किसी ट्यूटर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि वो आए और आपको एजुकेट करे। हम इतने खुशकिस्मत एरा में रहते हैं कि एवरी नॉलेज दैट यू वांट टू क्लिक ऑन, आप ना क्लिक करें ना, हम लोग ना क्लिक करें ना वो वीडियोस जिनका फायदा नहीं है, हम क्लिक करें एजुकेशनल वीडियोस। तो एक दरिया, एक समंदर है इतना खूबसूरत नॉलेज का, जिसके अंदर जो डूबना चाहे वो डूबता ही चला जाता है। आप अपने आप को खुद एजुकेट करें, माएँ अपने आप को खुद एजुकेट करें, इंडस्ट्रीज अपने आप को खुद एजुकेट करें, फील्ड वर्कर्स अपने आप को खुद एजुकेट करें। और इसकी एक रीजन जो आप कह रही है क्या है, हमारे पास हर क्यूजीन का एक स्टाइल होता है, पाकिस्तानी क्यूजीन का भी एक स्टाइल है। हमारी कुकिंग प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं कि वो खानों के विटामिन्स उड़ा देती हैं। अगर आप सब्जियों की बात करें उसमें मौजूद ही वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। सबसे खूबसूरत डिजीज फाइटिंग केमिकल्स आपने लेने ही सब्जियों से होते हैं, जिसको हम उड़ा के इस्तेमाल करते हैं। वो हमारी क्यूजीन का स्टाइल है, जिसमें और क्यूजीन्स में और ज्यादा बुराइयां होंगी। और कुछ ऐसे नॉर्म्स कुकिंग के, कुछ ऐसे मिथ्स जिनको हम होल्ड करना चाहते हैं, हम लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद को एजुकेट नहीं करना चाहते हैं। जब तक आप
पढ़ेंगे नहीं ना, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि किसी भी बात को तस्लीम करने के लिए उसकी तस्दीक करना जरूरी है, दिल का मानना जरूरी है कि ये बात की। इससे मैं हमेशा अपने टॉपिक्स में रीजन भी बताती हूँ चीजों की। जब आपको रीजन पता होता है तब आप उस बात को मानने में आपको आसानी होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आई थिंक एवरीवन शुड स्टार्ट एजुकेटिंग देमसेल्व्स ऑन देयर ओन बिहाफ। अच्छा, इस साल के जो थीम है इस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का, दैट इज सेफर फूड बेटर हेल्थ। जो फूड सेफ्टी है इसके ऊपर भी बात की जा रही है, और अर्मिला का जो इससे पहले सवाल था ये उससे लिंक्ड ही क्वेश्चन है। एक तो जो काबिल इस्तेमाल खाना, फिर वो खाना जो बज़ाहिर ऑर्गेनिक भी है लेकिन उसकी सेफ्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ जो हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ है, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर हमारा गंदा हो रहा है और पानी हमारा साफ नहीं रहा है, तो उससे हमें ओबियसली साफ खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो सेफर फूड है इसकी क्या डेफिनेशन है आपके नज़दीक, और इसको कैसे यकीनी बनाएं? इसको हमें इंटरा पड़ेगा सर, हम आपको रोकेंगे। इस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। FIA मौजूद है, FIA प्रोसिक्यूट कर सकता है, FBR मौजूद है, वो प्रोसिक्यूट कर सकता है। मुल्क के अंदर एंटी करप्शन की एस्टेब्लिशमेंट है, मुल्क में आम कानून मौजूद है। अगर आपने करप्शन पकड़नी है तो कोई कमी नहीं है। अगर आपने मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होना है तो फिर आपको नैब की ज़रूरत है। ये एक हकीकत है। तो ये कहे कि जी नैब ने मुल्क में करप्शन रोकी है, ये बात बिल्कुल गलत है। नैब का रिकॉर्ड आपको बताएगा कि एक पैसे की करप्शन नैब ने नहीं रोकी, बल्कि आज नैब इस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। लोड शेडिंग का कल आपको बताया, इस पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज से इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम लोड शेडिंग हुआ करेगी। चंद फीडर बिल्कुल हो सकते हैं जो हाई लॉस फीडर्स हैं, जहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, लेकिन अमूमी तौर पर इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम होगी। हेलीकॉप्टर से पेशावर से इस्लामाबाद तो आगे वादे कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि पूरी रेशन होएंगे। कल रिटायर्ड जनरल की जो है प्रेस क्लब के बाहर धरना दे के बैठ के ये मुतालबा कर रहे हैं। समझते नहीं कि ये 8 मार्च से पहले कहाँ थे, जब मुल्क की मईशत तबाह हो रही थी, जब मुल्क के मामला तबाह हो रहे थे। आज सबको इलेक्शन याद आ गए। हम 2 साल से कह रहे हैं कि मुल्क में इलेक्शन कराए जाएँ, इमरान खान मुल्क को तबाह कर रहा है। तो आज रिटायर्ड अफसरान अगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से बातचीत कर रहे थे, और इससे पहले हम डॉक्टर साहब चावला से बात करते हैं। वक्त हमारा खत्म हो गया। सेइंग थैंक्स डॉक्टर साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं मईशत की, बात करते हैं बजट की, जो कि सबसे आम बात है, जिस पे सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए। IMF प्रोग्राम की बहाली अभी नहीं हुई है। हुकूमत ने पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें तारीखी सतह तक बढ़ा दी हैं, जिससे जो महंगाई है, ऐसा लगता है कि एक नया तूफ़ान इसका आ चुका है। इन्फ्लेशन तारीखी सतह पे सबसे ज़्यादा है। अवाम मुश्किल से मुश्किल तर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अगर मैं कहूँ कि अभी तो अवाम की परेशानी शुरू हुई है, या अभी तो ये पिक्चर, असल पिक्चर बाकी है, तो गलत नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने आइंदा दिनों में पेट्रोल मज़ीद महंगा करने का क्या इशारा देते हुए कहा कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई तो हुकूमत के पास नुकसान बर्दाश्त करने के पैसे नहीं हैं। जबकि माहिर मैशियत डॉक्टर इशफाक हसन दावा कर रहे हैं कि अभी अवाम को 1 या 2 महंगाई के मजीद बूस्टर लगना बाकी है, और इस माह के आखिर तक पेट्रोल की कीमत भी एक्सपेक्टेड है कि 260 रुपए तक पहुंच जाएगी। और आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां भी एक तरफ दूसरी तरफ जारी हैं। इत्तलात ये भी सामने आ रही है कि आइंदा का जो बजट है वो सख्त तरीन होगा। इसमें 1100 अरब के इजाफी टैक्स लगाए जाने का भी इम्कान है, जबकि हुकूमत की जानिब से बिजली और तेल की बचत के लिए मुख्तलिफ फार्मूले सामने लाए जा रहे हैं। कफ़ायत शुमारी के प्लान भी तैयार किए जा रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि वज़ीर आज़म किसी भी वक्त हुकूमती अखराजात कम करने और कफ़ायत शुमारी मुहिम से मुतल्लिक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन दूसरी जानिब जो बढ़ती लोड शेडिंग है उसका क्या किया जाए, इस पर वज़ीर आज़म का नोटिस भी काम नहीं आया। बिजली का शदीद बहरान जारी है, तारीखी शॉर्टफॉल है। 7000 मेगावाट तक इतलात हैं कि पहुँच चुका है, 7000 इनफेक्ट 7000 से भी ज़्यादा। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी कुछ देर पहले ही ये दावा कर रहे थे कि इसको हम 3-3.5 घंटे तक ले आएंगे। मज़ीद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस हवाले से क्या स्टेटमेंट दी, ज़रा वो सुन लीजिए और फिर इसको लिंक करते हैं। मुल्क में आज ज़रूरत जो है बिजली की वो 25,000 मेगावाट है। हमने जनरेशन बढ़ाकर 21,000 पे कर दी है। वज़ीर आज़म साहब ने जो आज फैसले किए हैं उसकी रोशनी में कल से इंशाल्लाह लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम होगी। 16 जून से इंशाल्लाह इसको 3 घंटे से कम कर दिया जाएगा, और 30 जून से इंशाल्लाह ये लोड शेडिंग जो है ये 2 घंटे से भी कम 1.5 घंटे के लगभग होगी। और हमें उम्मीद है
कि जुलाई में हम इसे मज़ीद कम करने में कामयाब होंगे। अब्बासी साहब को आपने सुना, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इस वक्त इससे पहले कि मैं अपने मेहमान से और एक्सपर्ट से बात करूं, जो बजट तजावीज़ आ रही हैं या इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक जो तरक्याती बजट पाकिस्तान का है वो 2184 अरब रखने की तजवीज़ है, जबकि इसमें कर्ज़ों या सूद की अदायगी जो है वो तकरीबन 3523 अरब की है। तो आप डिफरेंस यही से चेक कर लें, तकरीबन 4.25 खरब डेफिसिट के साथ ये बजट आ रहा है एंड दिस इज गोइंग टू बी रियल टफ सिचुएशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर साहब मौजूद हैं, इकॉनमी के हवाले से एक्सपर्ट हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन, बहुत टेंस सूरत हाल है, बहुत सख्त सूरत हाल है इस वक्त जो हमारे सामने है। हुकूमत के लिए क्या ऑप्शंस हैं जब IMF ये कह रहा है कि आप टैक्सेस मजीद लगाएं, IMF ये कह रहा है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें मत बढ़ाएं, IMF ये कह रहा है कि पेट्रोल को 260-70 पर ले जाएं, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, हुकूमत के पास कौन सी विंडो है? डॉक्टर साहब शुक्रिया इमरान साहब। देखिए, मसला ये है कि इस हुकूमत को जो आते ही जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है उसमें ये मैं तो समझ रहा हूँ ये रियलाइज भी नहीं करा पाए कि ये जो एग्रीमेंट IMF से हुआ था ये आज से 8 महीने पहले एग्रीमेंट हो चुका था। नेगोशिएशन हुई थी, उसके बाद ये एग्रीमेंट हो गया था और एग्रीमेंट के मुताबिक हर महीने इनको प्राइस बढ़ानी थी पेट्रोलियम की, उसको लेके जाना था जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस और इनकी कॉस्ट के बराबर है वो 260 और 270 के दरमियान कहीं पहुंचती है। लेकिन मसला ये था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ था कि किसी गवर्नमेंट ने साइन करके IMF से एग्रीमेंट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, बल्कि बाकायदा अनाउंस किया गया, पब्लिकली अनाउंस किया गया कि 6 महीने तक पेट्रोलियम की प्राइसेज यानी बजट आने तक फ्रीज कर दी गई हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस तेजी से बढ़ रही थी। तो अब जबकि IMF से आखिरी ये ट्रांच मिलना है, पिछले जो एग्रीमेंट हुआ था उसका जो आखिरी ट्रांच मिलना है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर वो ट्रांच नहीं मिलता तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हमारी 6 महीने की जो इम्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि उसको कम नहीं मीट कर रहा है, तो मजबूरी है कि IMF के पास जाना पड़ रहा है और फौरी तौर पे उनकी शराइत माननी पड़ी इनको। बजट पे ऑप्शन की जहां तक बात है, देखिए IMF से जब बात होती है एग्रीमेंट में, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि IMF से जो एक्सपेंडिचर कम करने और रेवेन्यू बढ़ाने की बात की जाती है उसमें देखिए 3 पॉइंट्स हैं। IMF जिन चीज पर एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने का कहता है वो एक सब्सिडीज की बात करता है। ठीक है, सब्सिडीज नेबर कंट्री में हमारे साथ इंडिया में टोटल बजट का 25% सब्सिडीज पर खर्च होता है, बांग्लादेश में 35% है, यूरोपियन यूनियन या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में चले जाएं तो वहाँ 50% के करीब सब्सिडीज पर खर्च होता है। सब्सिडीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती हैं और इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस को एस्टेब्लिश करती हैं, उसको डेवलप करती हैं। सब्सिडीज के कम करने का मतलब है इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, प्राइसेस बढ़ती हैं और कॉम्पिटिटिवनेस उस कंट्री की खराब हो जाती है। तो हमारे यहाँ जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, मैंने फिगर बताए हैं दूसरी कंट्रीज के, हमारे यहाँ टोटल बजट का लेस देन 8% सब्सिडीज पर खर्च होता है और अब उसको मजीद कम करने का मतलब है आप एक्सपोर्ट पर तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ा सकेंगे, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगी और इन्फ्लेशन हो जाएगा। दूसरा जो IMF का नेगोशिएशन में मुतालबा आता है वो होता है कि आप सेल लीज का बजट कम करें। सेल लीज और पेंशन का टोटल बजट पाकिस्तान का लेस देन 7% है, बांग्लादेश में ये 35% है, दूसरी कंट्रीज में 20% से ज्यादा है। उसको कम करना जो पहले ही 7% है। टैक्स बढ़ाने की बात की जाती है कि उसको 8 ट्रिलियन रुपीस तक ले जाना है। जब टैक्स बढ़ाने की बात की जाती है हम उसको एडमिट भी करके आते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं। IMF का मुतालबा होता है टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ानी है, दैट्स ऑल बस। लेकिन वो टैक्स इंडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे ये तो हमारा अपना ऑप्शन होता है। हम इंडायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस नहीं बढ़ाते। डायरेक्ट टैक्सेस इसलिए नहीं बढ़ाते कि उसमें विल पावर चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत आसानी से ये तो डॉक्टर साहब वो सारी कमियां हैं जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन पिछले खासतौर पे लास्ट फिस्कल ईयर भी हमने देखा कि हमारी टैक्स कलेक्शन कंपैरेटिवली बेहतर रही। मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ इंपोर्ट्स, लेकिन अब हमने बहुत बड़ी तादाद इंपोर्ट्स पे बैन लगाया है जिस पे हुकूमत ये कहती है कि बाय स्टॉपिंग दीज इंपोर्ट्स हम अच्छा खासा ज़र मुबादला बचा सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इस मद में टैक्स की भी एक बड़ी रकम है जिससे हम महरूम हो जाएंगे। तो ये इसका जो वैक्यूम है ये कैसे, इसको हुकूमत कैसे फिल करेगी? क्या वंस अगेन इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार आम शहरियों के ऊपर हम उम्मीद रखें कि की जाएगी
जाएगी और वो शहरी जो पहले पिसा हुआ है मजीद टैक्सेस देगा इनडायरेक्टली? जी इमरान साहब देखिए, हुकूमत ने, इस हुकूमत ने भी, जो अब पीटीआई की हुकूमत की बात कर रहा हूँ, जो और कोई हुकूमत थी, उसने भी अपने मंशूर में जो 10 पॉइंट्स का अपना 10 नुकाती जो एजेंडा दिया था उसमें था कि हम डायरेक्ट टैक्सेस पर आएंगे, लेकिन पूरे 3 साल के दौरान टोटल टैक्स रेवेन्यू में इनडायरेक्ट टैक्सेस का पोर्शन बढ़ता गया है, जीएसटी बढ़ता गया है, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ती गई हैं, उससे यकीनन कॉस्ट और इन्फ्लेशन तो क्रिएट हुआ है। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखें कि जब इन्फ्लेशन होता है ना, प्राइसेस बढ़ती है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो प्राइस बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी कीमत पे लग रहा होता है ना। कीमत बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। इसमें टैक्स रेवेन्यू की जो मशीनरी होती है उसका कोई कमाल नहीं है। उसका कमाल होता है उस वक्त अगर वो डायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करके दिखाती, डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते। डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना हार्ड डिसीजन तो ये है, मुश्किल फैसला ये है। ये कहते हैं जीएसटी बढ़ा देना मुश्किल फैसला है, वो मुश्किल फैसला नहीं है, वो तो आप आराम से बढ़ाते हैं। इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना, उन लोगों से लड़ के टैक्स लेना जो टैक्स नहीं दे रहे, जो बड़ी मछलियां हैं, वो हार्ड डिसीजन होगा, वो मुश्किल फैसला होगा, वो करके दिखाएं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब ये जो पेट्रोल मजीद महंगा होने का इंदिया दिया गया है वजीर खजाना की जानिब से कि ये अगर हम महंगा करेंगे, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि 260 के अराउंड जाने का भी खदशा है, आपको लगता है कि पेट्रोल महंगा करने से ये जो मौशी बहरान है इससे निकल आ सकते हैं? जो दीगर कफ़ायत शौरी के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर का कहा जा रहा है कि कुछ ऐलान करेंगे, आपको लगता है कि ये जो पैसे बचाने का अमल है या जिस तरह से हुकूमत प्लान कर रही है फॉर द फ्यूचर रन, हमारे लिए ये पॉसिबल होगा कि जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, उससे निकलना पॉसिबल है? नहीं, मैं नहीं समझता ये इसका एक सस्टेनेबल हल होगा। ये अभी जो हल निकाला जा रहा है और अभी जो प्राइस बढ़ाने की बात की जा रही है उसमें देखिए फर्क ये है, अभी जो 60 रुपीज बढ़ाए गए थे वो तो बेसिकली जो सब्सिडीज दी जा रही थी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जरिए, अभी तो सब्सिडीज खत्म की गई है। अब जो प्राइस बढ़ाने की बात की जा रही है वो बेसिकली जो जीएसटी कम किया गया था, वो जीएसटी को जो उसका रेट है दूसरी प्रोडक्ट पे 17%, उसके इक्वल लाने की बात की जा रही है। यानी पहले सब्सिडीज खत्म की थी, 60 रुपए बढ़ा था, अब जीएसटी खत्म किया जाएगा तो मजीद बढ़ेगा। और जहां तक उससे निकलने का ताल्लुक है, 1993 से हम आईएमएफ के इस प्रोग्राम में बार बार आ रहे हैं, निकल नहीं पा रहे। निकलने का हल ये था, जाते क्यों? बेसिकली तो ये है कि उसका रीजन क्या है कि हमें जाना पड़ता है। रीजन ये है कि हमारे ट्रेड डेफिसिट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, वो उसका डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल है। जिन कंट्रीज का जो बड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैं ट्रेड डेफिसिट के अलावा एफडीआई को और सर्विसेज की ट्रेड को भी ले रहा हूँ। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट 202 कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक की मेंबर, उनमें वो तमाम कंट्रीज जिनका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होता है, उनकी करेंसी दूसरी करेंसीज के मुकाबले में कम होती है। जिनका सरप्लस में होता है, उनकी करेंसी जो होती है उसी रेशो से अप्रिशिएट कर रही होती है दूसरी करेंसीज के मुकाबले में। तो बेसिकली हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब कम हो रहा है तो उसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट है, कहीं हम खुदा न खास्ता इंटरनेशनल। तो मुख्तसरन डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट अभी क्या इनिशिएटिव्स ले सकती है? कौन सी ऐसी विंडोज मौजूद है हमारे पास जिससे हम थोड़ा सा अपने जो ये वाला जो हमारा डेफिसिट है इसको हम कम करें, थोड़ा हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारा बेहतर हो? क्या हमारे पास कोई विंडो है सिवाय रेमिटेंसेस के? और आपने कहा कि हम ऑलरेडी कॉस्ट कंपैरेटिवनेस क्योंकि नहीं है तो एक्सपोर्ट्स में तो हम कम्पीट कर ही नहीं पा रहे, न बांग्लादेश से, न वियतनाम से, न दीगर ममालिक से। सस्टेनेबल तो ये है कि हमें जो है एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिवनेस भी बनाना होगा और एफडीआई पे फोकस बहुत जरूरी है। एफडीआई हमारी 2008 के बाद से डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी, वो $7 बिलियन तक पहुंची थी, जो अब इम्प्रूव नहीं हो पा रही। उसके लिए सिर्फ ये नहीं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसके लिए हमें जो फॉरेन पॉलिसीज है हमारी, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह है, उसको भी इम्प्रूव करना होगा, तब एफडीआई आएगी। सस्टेनेबल हल तो वो है। जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म इनको कुछ भी हो, बहरहाल मजबूरी है। इस मरतबा आखिरी जो किस्त मिलनी है आईएमएफ से, आईएमएफ के पास जाना होगा।
ये शॉर्ट टर्म है, और मीडियम टर्म में फिर इनको ये करना होगा एफडीआईज को बेहतर बनाएं, और एफडीआईज यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि मुल्की हालात ठीक हों। ये जो दंगे फसाद है मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दिस इज डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। टेक बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने क्लियर करने के लिए इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में भी ज़रूर आपसे बात होगी। और बजट आने को है, टेक्निकली इस वक्त डिजिट्स क्या कह रहे हैं वो आपके सामने हमने रखे, इस पर हम इंशाल्लाह मजीद भी बात करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और वकार अहमद मलिक एज यूजुअल ट्रैवलिंग पे हैं, मतलब वो निकल गए हैं और आजकल शंदूर में मौजूद हैं और वहाँ की तारीख, वहाँ की सकाफत से मुतल्लिक जो हमारा सेगमेंट है सफ़र शर्त, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना आज वकार भाई से हम वहाँ से लाइव गुफ्तगू करें और उनसे बात करें कि वो इस वक्त सैर सपाटे तो कर रहे हैं काम के साथ साथ, तो कहाँ पे मौजूद हैं। वकार भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस वक्त आपके फ्रेम में हमें आपके पीछे एक बहुत ही प्यारी इमारत नज़र आ रही है, आप कहाँ पे मौजूद है, इमारत है, इसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपसे अरमला और इमरान हरचंद से मुखातिब हूँ। हरचंद जो है वो लासपुर वैली में है, और इमरान क्योंकि शंदूर आए हुए हैं तो बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो शंदूर है, शंदूर से जब आप चित्राल की जानिब उतरते हैं तो वहाँ से 22 किलोमीटर पे हरचंद है। बहुत खूबसूरत वैली है, ये तो हम डेफिनेटली सफ़र शर्त में दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको एक हैरान कुन बात ये बताऊँ कि जब हम 22 किलोमीटर नीचे उतरे हैं शंदूर से, हम मोटरसाइकिल पे हैं, हम लाहौर से निकले मोटरसाइकिल से और फिर हमने कराक्रम हाईवे से होते हुए गिलगित और फिर पूरा गजर वैली करते हुए शंदूर, और शंदूर से जब हम 22 किलोमीटर नीचे उतरे हैं तो मेरी अचानक एक नज़र पड़ी, एक रोड पे ऊपर लिखा हुआ था म्यूजियम। अच्छा। तो मैंने कहा शायद यहाँ पे लासपुर में और यहाँ पे अर्चन में एक दूर अफ्तादा सा मकाम है, तो यहाँ पे कौन सा म्यूजियम है। तो मैं खैर जब अंदर आया हूँ तो यकीन कीजिए कि अकल दंग रह गई, इतना खूबसूरत म्यूजियम है। और ये बेसिकली अमीरुल्लाह साहब हैं जहाँ पे लोकल, जिन्होंने ये म्यूजियम बनाया, उन्होंने बहुत सारे अवार्ड उनको मिले हैं। अच्छा। और उन्होंने जो म्यूजियम बनाया इसको हम बहुत डिटेल के साथ सफ़र शर्त में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन अभी आपकी जो सुबह है उसको बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा करने के लिए हमने ये सोचा कि हम क्यों ना यहाँ से लाइव भी आपसे मुखातिब होके एक दफ़ा बताएँ कि क्या जो सफ़र है, जिसको हम, हमारा जो सेगमेंट है सफ़र है शर्त, तो ये जब आप शर्त पूरी करते हैं, सफ़र पर निकलते हैं, तो ऐसी चीज़ें तो आती हैं। तो ये जो म्यूज़ियम है ये कमाल है, और इसको इस पर हम डेफिनेटली जो म्यूज़ियम के ऑनर हैं उनसे भी बात करेंगे और बहुत तफसील से बात करेंगे। और वो तमाम जो म्यूज़ियम्स के खद ख्वाल हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, ये हम सफ़र शर्त में ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, ये तो साथ आपने एक पॉइंट रह गया, वो दिल जलाने का था, जो आप दिल जलाते हैं, हमारा खुद चले जाते हैं और दिल जलाते हैं ऐसे मनाजिर दिखा के। चित्राल में चूंकि आप हैं, यूजुअली गिलगित वगैरह तो लोग जाते रहते हैं, लेकिन चित्राल के बारे में क्या एक्सप्लोर किया आपने, ये भी तो ज़रा हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं। देखिए इमरान, बात यह है कि चित्राल जो है वो वैली तो बहुत आला और बहुत ही खूबसूरत है। प्रॉब्लम ये हुआ है कि इसको वो पजीराई शायद हासिल नहीं हो सकी, इसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये खूबसूरती में और फितरी हुस्न में किसी से कम नहीं है। मतलब ये कमाल है। और फिर फितरी हुस्न जो है वो एक जिहत होती है टूरिज़म में, ऑफ कोर्स बहुत सारी जिहतें होती हैं, उसमें मकामी लोग होते हैं, उनका कल्चर होता है। अगर किसी वैली में मजहबी रवादारी पाई जाती हो, ऑनेस्टी है, बहुत सारी ऐसी खूबसूरतियाँ हैं जो कि मिल मिला के किसी जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। मज़े की बात है वो तमाम जिहतें जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो तमाम जिहतें इस वैली में मौजूद हैं चित्राल में। अब ये देखिए, मैं तो खुद अपने आप को भी मुजरिम तस्वर करता हूँ कि ये थोड़ी सी गफलत हुई है कि चित्राल को बहुत पहले से हमें करना चाहिए था, बट अब हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस पे एक पूरी एपिसोड्स का एक पूरा सिलसिला होगा हमारे एक्सप्रेसो मॉर्निंग शो में। तो सफ़र शर्त में हम चित्राल को बहुत डिटेल से दिखाएंगे, इसके कल्चर के हवाले से, इसके आर्कियोलॉजी के हवाले से, इसकी हिस्ट्री के हवाले से। और आम आदमी, आपको पता है हमारे लिए ख़ास है, तो आम आदमी और उनकी जो कहानियाँ हैं, उनके जो मासूम ख्वाब हैं और उनकी जो ख्वाहिशात हैं और उनकी जो सोचें हैं और उनकी जो यहाँ पे जो बूदोबाश है, इन तमाम चीज़ों पर रोशनी डालेंगे। आम आदमी हमारे लिए ख़ास है और एक्सप्रेसो का तो ये ख़ास है, और क्रेडिट गोज़ टू यू कि आप जो जो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं हमारे तमाम देखने वालों को दिखाते हैं। वकार भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जिस एडवेंचर पे आप निकले हुए हैं, बाइक पे आप बता रहे हैं आप गए हुए हैं, तो वापसी कब है आपकी? बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा इमरान नरमला।
मैं मोटरसाइकिल पे बस वापस आ रहा हूँ। अरमला, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इमरान को कहें कि इसमें कोई जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब ये अपनी अपनी किस्मत है कि मैंने यहाँ जैकेट पहनी हुई है और काफ़ी सर्दी है लास्ट में, और इसके अलावा जो बाइक का सफ़र है वो वैसे ही थ्रिलिंग था और बहुत मज़ा आ रहा है। बस इमरान को कहें कि बस मैं, ये 10-15 दिन की बात है, मैं भी आप जैसे ही हूँ। इनको कहने की जरूरत नहीं है, डैमेज इज ऑलरेडी डन। तो चलें, अच्छा लगा हमें, और इसके लिए एक बड़ी खास बाइक इन्होंने आपको पता है तैयार करवाई है। और जाने से पहले हमें बाकायदा तौर पर दिल जला के यहाँ बैठकर अच्छा खासा गए थे कि हम वैसे हिम्मत की भी बात है कि आप इतना लंबा ट्रैवल करते हैं और फिर ऐसी जबरदस्त चीजें बना के लाते हैं। वी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ट्रिप जी, इंशाल्लाह आपको इस हवाले से दिखाते रहेंगे। वकार अहमद मलिक वाज लाइव विद अस फ्रॉम चित्राल। तो जनाब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेसो। वो पीछे तो देखो, ये डायलॉग तो याद होगा आपको। वेल, ये डायलॉग तो अहमद का था, लेकिन इतना मशहूर हुआ कि अब इस डायलॉग के टाइटल के साथ एक फिल्म आ रही है, सिंस इट्स वर्ल्ड फेमस आई मस्ट से, क्योंकि बॉर्डर के उस पार भी इस डायलॉग की बड़ी धूम मची। ये ट्रेलर हमने आपको दिखाया। पाकिस्तान में फिल्में बड़ी कम बनती हैं, और ऐसी फिल्में तो और भी कम बनती हैं जिसमें जो रोमांटिक और प्लस थोड़ा सा हॉरर का एक्सपेरिमेंट करे किसी फिल्म के अंदर डायरेक्टर। दिस इज कॉमेडी प्लस अ हॉरर फिल्म इज कॉल्ड पीछे तो देखो, और इस फिल्म की कास्ट आज हमारे साथ मौजूद है, और इस फिल्म के हवाले से हमने बात करनी है। बिल्कुल, इस फिल्म के हवाले से बात करनी है। ट्रेलर आपने देखा, ये मूवी रिलीज होने जा रही है जनाब 17 जून को, तो आपने जरूर इसको देखना है। लेकिन उससे पहले कास्ट हमारे साथ मौजूद है और उनका हम तारुफ करवा देते हैं। मौजूद है, आदि भागम दौड़ में है। आदि है और आदि कास्ट रहेगी। ये सही है। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक। असल में बाकी सबने भी आना था, अच्छा। लेकिन लाहौर की गर्मी में बेचारों की चप्पलें तो वो खड़े खड़े हिल रहे, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे। तो कैसी लगी आपको लाहौर की गर्मी? बहुत है मेरे ख्याल से, जब भी कमरे से निकलो कपड़े खुद ही इस्त्री हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है। समरिश, आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी निकलो बाहर वालों को लगता है स्विमिंग करके आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इतने गीले हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं नहा के निकला और फिर वापस 2-3 बार नहा के चले, हम कोशिश करते हैं कि फ्रेश रहें आप। कैसा चल रहा है ओवरऑल मूवी के हवाले से, कैसा फील है? बहुत जबरदस्त, क्योंकि 17 जून को रिलीज हो रही है और प्रमोशन शुरू हो गई है, और हम सब इसी में लगे हुए हैं कि किसी तरह इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। Is it exciting? बहुत ज़्यादा मुझे तो, और ये एक ऐसा जॉनरा है जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है, हॉरर कॉमेडी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सबको पता चले और सब देखने जाएं। आपका जो कैरेक्टर है बड़ा यूनिक, मजेदार लग रहा है, सो टेल अस अबाउट दैट एज वेल। ये कैरेक्टर एक 70s के एक ट्रांसजेंडर का है, एक रानी है उसका नाम। अच्छा। और वो बेसिकली वो कहानी वो नरेट कर रही है और वो सुना रही कहानी, और वो लेके जाती है पुराने एरा के अंदर। और वो बड़ी अच्छी, उसकी पूरी एक सबके साथ बावनी बड़ी अच्छी है, बहुत मज़े का कैरेक्टर है। और उमूमन होता है कि जब ट्रांसजेंडर का कोई कैरेक्टर कराया जाता है तो वो यकीनन उसके जहन में आता है कि ये फनी कैरेक्टर एग्जैक्टली, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। मिस्टीरियस लग रहा है। हाँ, ये बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर है, और ये बहुत मुझे करने में भी बहुत मजा। मतलब अगर आप सर्दी में भी रानी को देखेंगे तो आपका पसीना निकलेगा। इसके तो दो मतलब हैं, लेकिन हम अच्छे वाले मतलब को समझेंगे जो आदि बता रहे हैं। आदि, नॉर्मली कॉमेडी जब हॉरर फिल्म पाकिस्तान में बने, इवन भारत में भी बने, मैंने बहुत सारी हॉरर फिल्म्स देखी हैं, वो कॉमेडी लगती हैं। डायरेक्टर अपनी तरफ से खौफ लेके आ रहा होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को, खासतौर पे जब आप हॉलीवुड देख रहे हैं तो आपको भी फील होता होगा, हंसी आ जाती है यार ये क्या शॉट लिया, मतलब इधर क्या डर है। बिल्कुल। तो आपके डायरेक्टर ने, आप लोगों ने इसमें कॉमेडी का टच उस एक फियर की वजह से डाला है कि लोग कहीं हंसे भी, अच्छा कॉमेडी था, या नहीं हॉरर की जगह हॉरर है और कॉमेडी की जगह कॉमेडी है? देखें, असूली तौर पे मैं प्रमोशन पे आऊँ तो मुझे तो यही कहना चाहिए कि हाँ, हॉरर की जगह हॉरर है और कॉमेडी की जगह कॉमेडी है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हॉरर की जगह कॉमेडी हो जाए और कॉमेडी की जगह हॉरर हो जाए, हम अपनी तरफ से जोक मारे और आपको डर लगे कि ये जोक था। तो खैर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं फिल्म प्रमोट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, फिल्म प्रमोशन कर रहे हैं आप। तो वैसे ये इंटरेस्टिंग पहलू है, अगर ऐसा भी है तो ये एक रीजन है देखने का। लेकिन उसमें देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसमें जो हॉरर पार्ट है वो ऐसा नहीं है कि आपकी चीखें निकल आएंगी। ठीक है। ऐसा है कि आपको हल्का सा डर लगेगा। इसमें विजुअल इफेक्ट्स का बहुत, वी कैन कॉल इट मोर ऑफ अ सस्पेंस फिल्म। नहीं, हॉरर कॉमेडी ही कह सकते हैं। ओके। हाँ, जिस तरह बाकी फिल्में भी जो आई हैं वो भी हॉरर कॉमेडी ही थी। ठीक है। उस तरह ये भी हॉरर कॉमेडी ही है। तो इसमें डर इतना नहीं लगेगा, लेकिन आपको हल्का सा लगेगा। अच्छा, कौन सी फिल्म की बात कर रहे थे हॉरर कॉमेडी वाली? जितनी भी आज तक आई हैं, अच्छा, वो सारी हॉरर थोड़ी बहुत हटा के, बाकी सब तो हॉरर कॉमेडी। ठीक है। ठीक है, कॉमेडी रास्ता देखी है वैसे?
रास्ता आई थी। आपका तो जुमला ही ठीक नहीं है, रास्ता देखी है, रास्ता तो देखा जाता है। अच्छा, नहीं वो मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन साहिल लोधी साहब की, साहिल लोधी साहब की, मैंने नहीं देखी। यस, अच्छा थोड़ा सा आगे अगर बढ़ जाए, आपकी जो टारगेटेड व्यूअरशिप, ऐसी फिल्म्स की मैंने ये देखा है कि यंगस्टर्स होती हैं, बच्चे ऐसी फिल्मों में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। एग्जैक्टली। और इस फिल्म के अंदर जब आप स्टोरी इसकी देखेंगे तो ये इस तरह की स्टोरी जो हर एज के लोग, चाहे वो जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, उन सब चीजों के लिए एलिमेंट्स मौजूद हैं इसमें। इट्स अ प्योर फैमिली मूवी। इज इट अ पैसा वसूल एंटरटेनमेंट? पैसा वसूल नहीं तो कम से कम बुरा नहीं लगेगा। बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, ऑब्वियसली आप दोनों की इस फिल्म के अलावा भी बहुत एक डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी। हाँ माशाल्लाह, वो भी है। अच्छा, लेकिन स्टिल आप लोगों को इस कैरेक्टर्स में आना आप लोगों के लिए चैलेंजिंग था या आप लोगों को ये थोड़ा इजी लगा? स्पेशली वकार, यू एंड देन ये बताएंगे। मुझे तो ये इस कैरेक्टर में ये हॉरर था, मुझे बहुत सारी चीजें करने को मिल रही थी इसमें एक पूरा इटायर 70s का डालना और उसमें परफॉर्मेंस की, उसमें टोन, पुराने एरा की चीजें लेके आना, और फिर उसके अलावा इसके अंदर गाने शाने भी बड़े मजे के हैं, डांस शांस हैं, आपको पूरा मसाला भी मिलेगा इसमें। तो मुझे इसमें बहुत कुछ करने का मुझे मजा बहुत आया। और जब आतिफ भाई ने मुझसे कहा ना कि ये कैरेक्टर बताया कि ये एक रानी ऐसी है, और ये सोचो कि रानी जो है ना वो ट्रांसजेंडर जहन में मत लाना, तुम छोड़ दो इसको, तुम लेके आओ ये एक औरत है जो तहजीब सिखाने के लिए घरों में आती थी पहले। उस तरह की औरत है। तो तुमने बड़े दुपट्टे और शलवार कमीज हैं, तुम्हारे लंबे बाल होंगे। तो उन्होंने मुझे पूरा एक पहले समझाया, तो मैं सोचता रहा कि ये कैसे, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट आसान होता है चीजें करना, उसको विजुअलाइज करना। जब फर्स्ट डे हुआ तो मैंने कहा आतिफ भाई आज मैं सैलून से रेडी होके आ रहा हूँ, तो आप रानी से मिलने के लिए तैयार रहेगा, आज रानी सेट पे आ रही है। तो फिर मैं जब गेटअप आपने अपना खुद ये जब तैयार हो गया तो मैंने इनको अपना नंबर दे दिया, फिर बाद में चला बता रहे हैं, बाद में पता लगा रानी नहीं है। इनके ख्वाबों के टूटने का सिलसिला, इस पे भी हम बात करेंगे। बट दैट अक्सर पाकिस्तानी फिल्में पहले हाफ के अंदर तो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, लेकिन बाद में स्टोरी तंग करने लगती है लोगों को, व्यूअर को, कि यार ये कब खत्म होगी। तो इस पे भी बात करेंगे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। टू एक्सप्रेस ब्रेक के बाद आ चुके हैं जनाब। पीछे तो देखो कि कास्ट हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ सारा अली खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सारा वेलकम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। कैसी चल रही है फिल्म की प्रमोशन? अभी तक तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड है सब अपने इस रोल के हवाले से, इस कैरेक्टर के हवाले से बताएं, किस तरह का कैरेक्टर जो मेरा इस मूवी में है वो एक बड़ी बहन का है जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस कैरेक्टर में वकार जो है ही इज लाइक माय मदर, और इस तरह से वो हम दोनों बहनों को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मेरा कैरेक्टर है इसमें। जबरदस्त, अमेजिंग। वकार काश आप मेरी भी अम्मी होती। तो फिर आपको क्या फील होता है? अजीब सी अम्मी होती है। जालिम अम्मी होती? नहीं, बहुत क्यूट सी अम्मी होती है। अच्छा, तो फिर इसमें ये हॉरर फैक्टर कहाँ से आता है? थोड़ा सा तो स्टोरी थोड़ी सी तो बता देखें। हॉरर हमने स्टोरी रिवील कर दी आपको, तो फिर फिल्म कौन देखेगा? थोड़ा सा मतलब उसमें क्या बेसिक प्लॉट क्या है? ये बेसिक प्लॉट ये है कि दो लड़के जो हैं वो एक जगह पे चले जाते हैं, आगे आप आगे देखिएगा। दो लड़के एक जगह पे चले जाते हैं, बस आगे देख लें। और आगे देखने के लिए आपको 17 जून जाना पड़ेगा। सारा वी आर टोल्ड के फिल्म के अंदर मसाला भी है और रोमांस भी है। बिल्कुल है। तो यू आर पार्ट ऑफ दैट? यस। हाउ वाज इट? It was a very good experience for me. And are you romancing with आदि और यासिर? मेरा होता तो छोड़ चुकी होती। कितनी उदासी के मुंह पे ये बात करते हैं। नहीं यासिर, तो डायरेक्टर से कहना था ना आपने। ये डायरेक्टर को मैंने कहा तुम मेरे साथ कर लो। ठीक हो गया। तो यासिर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? यासिर तो बिल्कुल भाइयों की तरह बहुत जानू है, और उसकी चीजें बहुत सारी हमारी एक जैसी हैं। तो बहुत मजा आया, हमने बहुत बदतमीजियां भी की, क्योंकि फिल्म पूरी रात को शूट होती है। मैं और यासिर दोनों रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, और ये लोग रात में चार्ज हो जाते थे, और हमें फिल्म की सेट पे ज्यादा मजा आया, क्योंकि ये इटसेल्फ एक बड़ी मुश्किल बात है कि रात को शूट करना, क्योंकि आपके फिल्म का थीम ऐसा है और लाइटिंग का बड़ा गेम होता है। बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस था इसको लेकर? हम शूट ही हमारी शाम में शुरू होती थी, शाम में हम लोग रेडी होते थे और पूरी रात शूट होती थी। तो जब मैं हॉरर गेटअप कर लेता था तो आदि मेरे पास नहीं आता था। मुझे पता था नहीं, असल में हुआ क्या, पहले दिन मुझे बताया कि वकार का अंदर गेटअप हो रहा है, तो मैं तैयार होने चला गया। तो जब मैं आया तो इन्होंने मेरी तरफ टर्न किया और मैं कमरे से चला गया। हाँ, अच्छा मैं आदि बुला रहा हूँ, आदि टर्न होके गायब। मैंने कहा आदि क्या कहते, देखिए वकार भाई ऑन सीरियस नोट, इस हालत में ना आप मुझसे बात नहीं करें। अच्छा मुझे ये बताइए, ऑब्वियसली हॉरर मूवी का सेट हो तो समटाइम्स असल में भी कुछ हॉरर वाकयात हो सकते हैं। एक बार हुआ था, मेरे साथ भी। आपके साथ भी हुआ था? आपके साथ क्या हुआ?
वो जो एक वहाँ पर हमारा जो सेट था वहाँ पर एक कब्र थी, एक मज़ार था वहाँ पर उसी के अंदर। तो हम लोग रात को एक दिन शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे एक हमारे थे शूट पे ही, तो उन्होंने अचानक वॉक करनी शुरू कर दी और वो दीवार के साथ जाके लग गए और स्टिल वो वॉक कर रहे थे। कैसा ऐसे गेम लोड नहीं हुआ था? वाह, GTA लग रहा। चले, हमारे पास समय बताया जा रहा है कि 1.5 मिनट बाकी है। अच्छा, तो सारा जो कि सबसे आखिर में आई है, सारा फिल्म के हवाले से दिस कैमरा इज योर्स, और एनीथिंग यू वांट टू से, जो भी लोग आपको देख रहे हैं, माशाल्लाह इट्स अ बिग अचीवमेंट, आपकी फिल्म आ रही है, तो कुछ भी कहना चाहें आप? मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर देखने आएंगे, एक फैमिली मूवी है और आप बहुत एंजॉय करेंगे इसको, और आदि की वजह से आप हंसते रहेंगे इस मूवी। आदि की वजह से मैं फिल्म के बाहर अलग से खड़ा होकर वकार, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास वैसी पाकिस्तानी सिनेमा बड़ी मुश्किलात में है, और हम लोगों ने बहुत कम बजट में बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म को बनाया है, और सबकी जिम्मेदारी है कि आएँ और देखें, ताकि हमारे इंटरटेनमेंट चीज़ें बढ़ती रहेंगी। और इस पर इतनी डिप्रेशन, इतना टेंशन वैसे ही इतना फैला हुआ है, तो जितना आप एंटरटेन होंगे उतना अच्छा। आदि लास्ट 20 सेकंड। बस मैं ये कहूँगा कि लोग आएँ और फिल्म देखें। 17 जून को, पीछे तो देखो आ रही है, देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो दूसरा पार्ट बनेगा, तो मुझे पैसे मिलेंगे, मैं गाड़ी बुक कराऊंगा नहीं वाली, तो प्लीज जरूर आएगा देखने का। तो बड़ी दूर निशी से काम लिया। आप आदि की गाड़ी के लिए फिल्म जरूर देखें। अल-मुख्तसरी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, टाइम वाज शॉर्ट, लेकिन थैंक यू वेरी मच आप लोग आए, और विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे जी, हम जरूर इस फिल्म को एंडोर्स भी करेंगे, देखेंगे भी जाके, रिव्यू भी देंगे आपको, और सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान में इस जॉनरा की फिल्म बन रही है, कोई ये कर रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। चलिए जनाब, इजाजत लेंगे आपसे, हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।